क्या होगा अगर आपके फोन के वॉइसमेल में आपके जवान बेटे का संदेश आए जिसमें वो कह रहा हो, मां बचाओ मुझे, मैं जल रहा हूं। ये दर्दनाक वॉइसमेल आया था एंटोनियो नावारेते नाम के एक 21 साल के लड़के की मां के फोन पर। उसकी तड़पती हुई आवाज में उसने सोचा था कि शायद ये उसकी मां से आखिरी बार बात करने का मौका हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हजारों डिग्री तापमान में जलते लावा जैसा पदार्थ उसका शरीर जिंदा जला रहा था। ये इतना गर्म था कि ठोस स्टील को भी पिघला सकता था। चारों ओर की गर्मी से हवा में भाप उठ रही थी और पूरा दृश्य ऐसा था जैसे आप नरक में हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और दर्दनाक कहानी। जून 2017 फ्लोरिडा में गर्मी 35 डिग्री तक पहुंच गई थी। समंदर के नजदीक होने के कारण होने वाली उहमस से लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। गर्मी से राहत पाने के लिए चारों तरफ एसी चल रहे थे, जिससे बिजली की डिमांड काफी बढ़ गई थी। अपोलो बीच पर बना बिग बेंड पावर स्टेशन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि लोगों को लगातार बिजली पहुंचाई जा सके। इस पावर प्लांट में कोयले से चलने वाले 4 बड़े बॉयलर्स थे जो 7.5 लाख घरों के लिए बिजली प्रोड्यूस कर सकते थे। पर उस दिन बस यूनिट 2 ही अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रही थी। पर इस बॉयलर में भी दिक्कत आ रही थी। इसके अंदर जलने वाले कोयले की राख के अधिक मात्रा में जम जाने से इसके नीचे का हिस्सा जाम हो गया था, जिसको ठीक करने की जरूरत थी। इससे निपटने के लिए सीनियर प्लांट मैनेजर ने बाहर से एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की टीम को बुलाया था। इसी टीम में था 21 साल का एंटोनियो नावारेते। कुछ महीनों में वो एक पिता भी बनने वाला था। वो अपनी फैमिली के साथ किराए के घर में रहता था और दिन रात मेहनत कर अपना खुद का घर खरीदना चाहता था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने 4 दिन पहले ही इस टीम को ज्वाइन किया था और इतने कम समय के एक्सपीरियंस में भी उसे एक बहुत ही खतरनाक काम सौंप दिया जाता है। उसके सामने था यूनिट 2 का बहुत बड़ा बॉयलर, जिसकी ऊंचाई 12 मंजिला इमारत जितनी थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूं कि एक्चुअल में ये बॉयलर काम कैसे करता था और दिक्कत क्या आ रही थी। इस बॉयलर में कोयले को जलाकर हीट प्रोड्यूस की जाती थी। इसी हीट से भाप बनती थी, जिससे टरबाइन घूमते और बिजली जनरेट होती थी। पर पुराने समय के इन डिजाइन्स में थोड़ी दिक्कतें थीं। जब कोयला जलता है तो बहुत सारी राख और लावा जैसी चीज प्रोड्यूस होती है। इस लावा जैसी चीज को स्लैग कहा जाता है। इस स्लैग का तापमान अक्सर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। ये स्लैग और राख अक्सर बॉयलर के नीचे वाले हिस्से में जमा हो जाती है, जहां एक आदमी के साइज जितना बड़ा होल होता है, जिसमें से निकलकर ये नीचे बने एक पानी की टंकी में चली जाती है। पानी में जाकर ये ठंडी और पत्थर जैसी कड़क हो जाती है। इसी पानी की टंकी के अंदर एक ग्राइंडर लगा होता था, जो इन भारी पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देता है और बाद में इन पिसे हुए चूरन को कई दूसरे कामों में यूज किया जाता है। उस दिन बॉयलर में 2 प्रॉब्लम्स थी। एक तो बहुत सारी राख से बॉयलर और स्लैग टैंक के बीच वाला होल ब्लॉक हो गया था, जिसके ऊपर लावा जैसा ये स्लैग जमा हुए ही जा रहा था। और दूसरी प्रॉब्लम थी, पानी के टैंक में पड़े स्लैग के पत्थर ने ग्राइंडर को ब्लॉक कर दिया था, जिससे ग्राइंडर उस पत्थर को पीस नहीं पा रहा था। अब जब तक उस पत्थर को वहां से हटाया ना जाए, तब तक बॉयलर ढंग से पावर जनरेट नहीं कर सकते थे। पावर सप्लाई लगातार होती रहे, इसके लिए इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी था। ऐसी सिचुएशन में सबसे सही प्रोसीजर ये था कि यूनिट 2 को बंद करके ठंडा होने दिया जाए और फिर इन ब्लॉकेजेस को हटाया जाए। पर जैसा मैंने पहले बताया कि उस दिन बिजली की डिमांड ज्यादा थी और ऐसे में एक लोते चल रहे बॉयलर को बंद करना भी बहुत ही झंझट भरा काम था। ऊपर से एक बॉयलर को बंद करके दोबारा चलाने में लाखों रुपए का खर्चा होता है और इसे दोबारा उसी टेम्परेचर में आने में 1 दिन का समय भी लग जाता। इस बीच बिजली की आपूर्ति के लिए उन्हें दूसरे प्रोवाइडर्स से महंगे में बिजली लेनी पड़ती, जो कंपनी नहीं चाहती थी। इसलिए सीनियर ऑफिशियल्स ने प्लान बनाया कि वो बॉयलर को चलते रहने देंगे और इसी बीच वाटर टैंक में पड़े उस पत्थर को हाई प्रेशर पानी की धार से तोड़कर ब्लॉकेज खोली जाएगी। पर इस तरीके में सबसे बड़ा खतरा था ऊपर वाली ब्लॉकेज के अचानक खुल जाने का। लेकिन उन्होंने सब किस्मत के भरोसे छोड़कर बॉयलर बिना बंद किए वर्कर्स को काम पर लगा दिया। सबसे पहले वाटर टैंक से सारे पानी को बाहर निकाल दिया गया
फिर बॉयलर के सबसे नीचे बने एक दरवाजे को खोला गया। इस दरवाजे को डॉग हाउस डोर कहा जाता था। यहीं से पानी के प्रेशर को उस पत्थर पर मारा जाने लगा। सब बारी बारी थोड़ी थोड़ी देर में अदल बदल करके ये काम कर रहे थे। 20 मिनट बाद वही हुआ जिसका डर था। ऊपर चलते बॉयलर में राख जमा हुए ही जा रही थी, जिसके प्रेशर से अचानक से ऊपर वाली ब्लॉकेज हट गई और लावा जैसा गर्म और कई टन भारी स्लैग पानी की टंकी में आ गिरा। पानी की टंकी खाली थी, इसलिए बहुत ही तेज फोर्स से वो लावा डॉग हाउस डोर से फव्वारे की तरह पूरे कमरे में फैल गया। ये सब इतनी तेज हुआ कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। जलते हुआ लावा की 6 इंच मोटी परत 40 फुट दूर तक फैल गई, जिसकी चपेट में सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और कुछ सीनियर मेंबर्स भी आ गए। इतने तेज गर्म स्लैग ने हवा से सारे मॉइस्चर को खत्म कर दिया और चारों तरफ गर्म भाप ने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया। इस सारे केओस में चारों तरफ दर्द से चीख पुकार मच गई। जो लोग उस स्लैग में जल रहे थे वो तड़पते हुए मदद के लिए चिल्ला रहे थे। इस हादसे में झुलसा हुआ एंटोनियो अपनी जेब से फोन निकालने में कामयाब हो गया। दर्द से करहाते हुए उसने अपनी मां को फोन किया, पर बदकिस्मती से उसकी मां ने उसका फोन नहीं उठाया। इसके बाद उसने अपनी मां के लिए रोते हुए वॉइसमेल में एक मैसेज छोड़ा, जिसे वो शायद जिंदगी भर न भूल पाए। मां, मेरी मदद करो मां, मैं जल रहा हूं, पुलिस को फोन करो। इसके बाद फोन कट गया। हादसे के थोड़ी देर बाद एक एम्प्लॉई ने 911 को फोन किया। ये है उस कॉल की हिंदी ट्रांसलेशन। हेलो, एल काउंटी फायर रेस्क्यू, बताइए क्या इमरजेंसी है? हमारे यहाँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मेंटेनेंस का काम कर रहे थे, पर तभी धमाका हो गया और इसमें कोई जल गया है। शायद 2 लोग जल गए। मतलब वहाँ फिलहाल 2 पेशेंट्स हैं? पता नहीं, मैं ऑफिशियली तो कुछ नहीं कह सकता। 1 या 2 पक्का पता नहीं। इस कॉल से साफ पता चल रहा था कि कॉलर ने इतने बड़े हादसे के बारे में भी ढंग से नहीं बताया। रेस्क्यू टीम्स चंद मिनट में ही इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंच गई। सीनियर प्लांट ऑपरेटर माइकल मैकोर्ट और कॉन्ट्रैक्टर क्रिस्टोफर अर्विन ऑन द स्पॉट मारे गए। एंटोनियो और बाकी 3 लोगों का शरीर बुरी तरह जल गया था। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उस गर्म लावा ने उनके शरीर की स्किन, टिश्यूज और ऑर्गन्स को काफी नुकसान पहुंचाया था। डॉक्टर्स को उनकी जान बचाने के लिए उन्हें मेडिकली इंडस्ड कोमा में भेजना पड़ा। अक्सर ऐसी सीरियस सिचुएशन में शरीर को बिल्कुल रेस्ट में भेजना पड़ता है, इसीलिए पेशेंट्स को जानबूझकर कोमा में भेज दिया जाता है ताकि उनका शरीर रिकवर कर पाए। ये हादसा इतना भयंकर और तेजी से घटित हुआ था कि अगर उनके पास कोई मेडिकल टीम होती तो भी शायद उन्हें बचाया नहीं जा सकता था, क्योंकि जलते हुए गर्म स्लैग में से उन वर्कर्स को तुरंत निकालना नामुमकिन था। घायल लोगों को बाहर निकालने के वक्त भी बॉयलर को बंद नहीं किया गया। इस हादसे को टाला जा सकता था अगर मेंटेनेंस करते वक्त इसे बंद कर दिया जाता तो। जांच में एक और बात सामने आई कि इस काम को करने के लिए पहले कंपनी के मेंटेनेंस स्टाफ को ही कहा गया था, पर एम्प्लॉइज ने इस काम को काफी रिस्की बताकर करने से मना कर दिया था। इसीलिए पावर प्लांट वालों ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का सहारा लिया, जिनको इस काम में शामिल जोखिम के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ना ही इस बॉयलर का मेंटेनेंस मैनुअल पावर प्लांट में अवेलेबल था, जिसमें साफ लिखा था कि बिना बॉयलर को ऑफ करे कोई भी मेंटेनेंस वर्क ना किया जाए। इस प्लांट के सीईओ का कहना था कि पावर प्लांट में बिना बॉयलर बंद करके काम करने का तरीका काफी कॉमन था और वहां काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इस काम से वाकिफ थे। पर यह झूठ था। इस प्लांट में यह हादसा कोई पहला नहीं था। इस इंसिडेंट से 20 साल पहले भी एक ऐसा ही हादसा यहां हुआ था, जिसमें कंपनी के 4 एम्प्लॉइज ऐसा ही सिमिलर काम करते वक्त झुलस गए थे। केवल इस प्लांट में ही काम करते हुए 10 लोगों की जान जा चुकी थी। प्लांट ने मेंटेनेंस के लिए नई पॉलिसी बना दी थी कि बिना बॉयलर ऑफ किए कोई काम नहीं किया जाएगा। फिर भी ऐसे हादसों के बाद प्लांट वालों ने लापरवाही बरती और लोगों को यह दिन देखना पड़ा। इस इंसिडेंट में बाकी सर्वाइवर्स में से 3 लोगों ने भी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इसमें से एक एंटोनियो था, जो अगले दिन हॉस्पिटल में जाकर यह पता करने वाला था कि उसका होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि टैंपा इलेक्ट्रिक कंपनी ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, जिससे यह हादसा हुआ। कंपनी पर $1,30,000 का फाइन लगाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये केस कोर्ट में चला गया और 5 साल बाद फाइन को बढ़ाकर $5 लाख कर दिया गया।
ये फाइन 5 लोगों की मौत के लिए काफी कम था, पर कंपनी ने कोर्ट के बाहर विक्टिम्स की फैमिली से एक सीक्रेट अमाउंट में सेटलमेंट कर लिया। इस एक्सीडेंट में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा, जो था गैरी मेरेन, जिसने अपने सामने अपने साथियों को मरते हुए देखा। उन लोगों की याद में शहर के लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला और मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। एंटोनियो के परिवार के लिए यह दुख और भी गहरा था। उसकी मां बार बार उसके वॉइसमेल को सुनती, हर शब्द उसकी आंखों के सामने उस भयानक घटना का जख्म खोल देता था जिसे उसके बेटे ने झेला था। उसका बच्चा जो अब तक पैदा नहीं हुआ था, वह बड़ा होकर अपने पिता के बारे में कहानियां सुनेगा जिसे वह कभी नहीं जान पाएगा। वह आदमी जिसने अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए अपनी जान दे दी। ये थी आज की एक और इमोशनल और सच्ची कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर आऊंगा एक और नए किस्से के साथ। मैं आपका साथी नकाबपोश।